हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं फर्स्ट ईयर न्यू बुक चैप्टर नंबर 2। टॉपिक है मेरे पास 2.2 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर। इससे पहले हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर को देखा और उससे पहले वेक्टर और स्केलर में डिफरेंस देखा कि ये दोनों होते क्या हैं। आज है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर। तो ईच एंड एवरी पॉइंट इस लेक्चर में मैं क्लियर करने की कोशिश करूंगा। तो स्टे ट्यून्ड बच्चों, यू आर ऑन फिजिक्स ऑफ हाउ एंड आई एम योर मेंटोर जैन शबीर। तो टॉपिक है मेरे पास रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर। देखो, इससे पहले हमने देख लिया वेक्टर होता है। वेक्टर में प्राइमरीली दो चीजें होती हैं। एक होता है वेक्टर का, अगर ये मेरे पास एक वेक्टर है तो वेक्टर में दो चीजें होती हैं, एक उसका मैग्नीट्यूड और एक उसकी होती है डायरेक्शन। और वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है? सिंबॉलिकली वेक्टर को रिप्रेजेंट किया जाता है। सिंबॉलिकली ये हमने पहले डिस्कस कर लिया, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे रिवाइज करवा रहा हूँ। सिंबॉलिकली वेक्टर को रिप्रेजेंट किया जाता है या तो बोल्ड लेटर के साथ। अगर कोई लेटर बोल्ड करके लिखा हुआ ना तो इसका मतलब है वो रिप्रेजेंट कर रहा है वो वेक्टर है। जैसे एफ ये बोल्ड करके लिखा है तो इसका मतलब है ये एफ क्या है, मेरे पास एक वेक्टर है, वेक्टर रिप्रेजेंटेशन होगी। या फिर अगर इस एक सिंबल के ऊपर मैं एरो हेड डाल दूं तो ये भी रिप्रेजेंट करेगा कि ये क्या है, वेक्टर। या फिर नीचे एक लाइन खींच दूं तो ये भी रिप्रेजेंट करेगा कि ये मेरे पास है वेक्टर। ये सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन है। ग्राफिकली वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? देखो, ग्राफिकली वेक्टर को रिप्रेजेंट किया जाता है विद एन एरो, एरो के साथ, एक तीर के निशान के साथ जो ये वेक्टर को रिप्रेजेंट किया जाता है ग्राफिकली। अब वेक्टर में होती है दो चीजें, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। अब ये जो एरो की लेंथ होती है ना, ये जो एरो की लेंथ है ये बताता है कि इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है। लेंथ ज्यादा होगी तो मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा। और इसकी ये जो एरो हेड है, ये जो एरो हेड है ये बताता है तुम लोगों को डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर। सिंबॉलिकली कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? बोल्ड लेटर या फिर सिंबल उसके ऊपर एरो हेड, या और ग्राफिकली कैसे? एक एरो के साथ। एरो की जो लेंथ होती है वो मैग्नीट्यूड बताता है, जबकि एरो हेड पॉइंट्स आउट द डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर। ये पुरानी बातें थी। आज है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर को समझने से पहले तुम लोगों का असल जो कंसर्न है वो यही पे, तुम लोगों ने जो याद करनी है वो यही चीजें याद करनी है। लेकिन समझाने के लिए पहले मैं कुछ चीजें, कुछ टर्म्स को मैं इंट्रोड्यूस करवा लूं। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है इंट्यूशन साइड, मतलब ये समझाने वाली, यहाँ पे सिर्फ समझाऊंगा, ये तुम लोगों ने याद वगैरह नहीं करनी, बट रिमेंबर रखने से। रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, हमने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर को स्टडी करना है, लेकिन उससे पहले रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम का पता होना चाहिए। देखो, अगर ये मेरे पास स्पेस में ये बहुत ज्यादा पॉइंट्स हैं, ये प्लेन में मेरे पास ये पॉइंट्स हैं, मुझे इन पॉइंट्स की पोजीशन फाइंड आउट करनी है। तो कैसे फाइंड आउट करूंगा? कार्टेशियन एक मैथमेटिशियन था, उसने कहा कि एक नंबर लाइन को खींच लूं, एक नंबर लाइन जो कि 0 से स्टार्ट होती हो और राइट साइड पे पॉजिटिव वैल्यूज में वो क्या करे, इंक्रीमेंट करे। यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यूज आएंगी और लेफ्ट साइड पे मूव करोगे तो यहाँ पे नेगेटिव वैल्यूज। ठीक, ये नंबर लाइन को खींच लूं। अब नंबर लाइन के रिस्पेक्टिव से जो पॉइंट जहां पे लाई कर रहा होगा वो उसकी पोजीशन होगी। ये पॉइंट यहाँ पे लाई कर रहा है तो इसकी पोजीशन 1 है, इसकी पोजीशन 2 है, इसकी 3 है, इसकी 4 है, इसकी 5 है, और अप टू सो ऑन। इस तरीके से हर पॉइंट की मैं पोजीशन फाइंड आउट कर लूंगा। यहां तक तो ठीक जा रहा था सिस्टम। अब हुआ क्या कि प्लेन में और ज्यादा पॉइंट्स आ गए। अब मुझे इन सारे पॉइंट्स की पोजीशन फाइंड आउट करनी है, लेकिन मसला ये है कि प्लेन में बहुत से ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि एग्जैक्टली एक दूसरे के ऊपर लाई कर रहे हैं। ये दोनों पॉइंट्स एग्जैक्टली एक दूसरे के ऊपर लाई कर रहे हैं, तो अब इनकी पोजीशन जो है वो सेम बता रहे हैं, लेकिन प्लेन में ये दो अलग अलग साइड्स पे लाई कर रहा है, ये किसी और पोजीशन पे लाई कर रहा है, इसकी पोजीशन कुछ और है, लेकिन ये एक सिंगल नंबर लाइन दोनों की पोजीशन सेम बता रहा है। अब इस प्रॉब्लम को ओवरकम कैसे किया जाए? उसने कहा कि एक और नंबर लाइन को खींचो, लेकिन वो वाली नंबर लाइन इस पहले वाली नंबर लाइन की क्या परपेंडिकुलर हो। ये मैंने एक और नंबर लाइन को क्या किया, खींच लिया। 0 इन दोनों का कॉमन कर दो और ये यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यूज में इंक्रीमेंट होगा और नीचे की तरफ नेगेटिव वैल्यूज में। अब इस नंबर लाइन के जरिए से तुम लोग हर पॉइंट की पोजीशन फाइंड आउट कर सकते हो। ये वाला जो पॉइंट है इसकी पोजीशन क्या होगी? ये एक्स एक्सिस में 1 और ये है 3, 1,3, इसकी पोजीशन 1,1.5। इस तरीके से तुम लोग हर पॉइंट की पोजीशन फाइंड आउट कर सकते हो। अच्छा, ये जो हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन है ना, इसने इसे बोला ये है मेरे पास एक्स एक्सिस, और ये जो वर्टिकल मेरे पास नंबर लाइन है ये है मेरे पास वाई एक्सिस। और इन दोनों का जो कॉमन पॉइंट है वो है मेरे पास ओरिजिन, और ओरिजिन का जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो होंगे 0,0, मतलब 0 0। एक्स एक्सिस का भी 0 और वाई एक्सिस का भी 0, यही भी लाकर। एक्स एक्सिस का एक और नाम है, उसने बोला इसका एक और नाम भी है एब्सिसा। एब्सिसा भी इसे बोला जाता है एक्स एक्सिस को, जबकि वाई एक्सिस को ऑर्डिनेट भी बोला जाता है। तो ये मेरे पास है रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम।
अब जो ये मेरे पास एक एरो होता है ना, जो वेक्टर होता है, उसे बेसिकली रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में ही रिप्रेजेंट किया जाता है। ये अब हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। पहले अभी तुम लोगों ने देख लिया रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है। दो परपेंडिकुलर नंबर लाइंस होती हैं, एक जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसे एक्स एक्सिस, जो वर्टिकल लाइन है उसे वाई एक्सिस बोला जाता है, और इनके एक और नाम भी है। और ये ओरिजिन जो दोनों का कॉमन पॉइंट होगा उसे बोला जाएगा ओरिजिन। अब हेड टू टेल रूल को डिस्कस कर लेते हैं। ये इस पॉइंट पे आने से पहले ये सारी चीजों को डिस्कस करना बहुत ज्यादा जरूरी है, फिर ही तुम लोगों का ईच एंड एवरी पॉइंट क्या होगा क्लियर। अब हेड टू टेल रूल क्या कहता है अगर मेरे पास दो वेक्टर्स हैं, मान के चलिए मेरे पास है वेक्टर ए और ये मेरे पास है वेक्टर बी, मुझे इन दोनों को एड अप कराना है, दोनों वेक्टर्स को एड अप कराना है, तो कैसे कराऊंगा? तो कहते हैं हेड टू टेल रूल के जरिए से तुम लोग दोनों वेक्टर्स को एड अप करा सकते हो। कैसे? किसी को भी पहला वेक्टर बोलो, वेक्टर ए को मैं कह लेता हूं पहला वेक्टर, मैं वेक्टर बी को भी कह सकता हूं। कहते हैं पहले वेक्टर की हेड पे तुम लोगों ने दूसरे वेक्टर की टेल को प्लेस करना है। पहले वेक्टर की हेड पे दूसरे वेक्टर की टेल को प्लेस करना है, कीपिंग द डायरेक्शन सेम, डायरेक्शन को चेंज करना। पहले वेक्टर की हेड पे दूसरे वेक्टर की टेल को मैंने प्लेस कर दिया। तो अब ये जो पहला वेक्टर है ना, इसकी टेल से तुम लोगों ने एक वेक्टर बनाना स्टार्ट करना है, और आखिरी वेक्टर की हेड तक तुम लोगों ने एक वेक्टर को ड्रा करना है। ये जो वेक्टर होगा इसे मैं बोलूंगा रिजल्टेंट वेक्टर, और ये जो रिजल्टेंट वेक्टर है ये बराबर होगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी के। तो इसका मतलब है तुम लोगों ने दोनों वेक्टर्स को एड अप करना सीख लिया। पहले वेक्टर की हेड पे दूसरे वेक्टर की टेल को प्लेस करूंगा, और फिर पहले वाले वेक्टर की टेल से वेक्टर को बनाना स्टार्ट करूंगा, और आखिरी वाले वेक्टर की हेड तक एक वेक्टर को मैं सिंपली ड्रा करूंगा, तो वो मेरे पास होगा रिजल्टेंट वेक्टर। और ये जो रिजल्टेंट वेक्टर है ये मेरे पास बराबर है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। तो इसका मतलब है अब ये रिजल्टेंट वेक्टर बनता है वेक्टर ए और वेक्टर बी को मिला के। तो ये वेक्टर ए और वेक्टर बी मैं बोलूंगा ये मेरे पास कंपोनेंट्स हैं। ये क्या है? कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर आर। वेक्टर ए और वेक्टर बी मेरे पास वेक्टर आर के क्या होंगे? कंपोनेंट्स होंगे, क्योंकि इन्हीं दोनों को मिलाने से तो मेरे पास वेक्टर आर बनता है। अब ये जो वेक्टर ए है, ये अगर मुझे बताना है कि वेक्टर आर इस पार्टिकुलर डायरेक्शन में कितना इफेक्टिव है, इस पार्टिकुलर डायरेक्शन में कितना इफेक्टिव है, तो वो मुझे बताएगा वेक्टर ए। मतलब वेक्टर ए और वेक्टर बी तो कंपोनेंट्स हैं वेक्टर आर के। अब मुझे बताना है कि वेक्टर आर का जो इफेक्ट है, इन्फ्लुएंस है, वो इस पार्टिकुलर डायरेक्शन में कितना है। इसकी डायरेक्शन तो इस तरफ है ना, लेकिन अगर मुझे देखना कि इस डायरेक्शन में इसका इफेक्ट कितना आ रहा है, तो वो मुझे बताएगा इसका कंपोनेंट ए। और अगर मुझे बताना है कि ये जो वेक्टर आर है इसका इस डायरेक्शन में कितना इफेक्ट है, मैं दोबारा ड्रॉ करता हूँ। ये मेरे पास है वेक्टर ए और ये मेरे पास है वेक्टर बी, इन दोनों को मैंने मिलाया तो ये मेरे पास रिजल्टेंट वेक्टर बन गया। अब मुझे ये बताना है कि जो वेक्टर आर है इस पार्टिकुलर डायरेक्शन में इसका इफेक्ट कितना है, इस डायरेक्शन में इसका इफेक्ट कितना जा रहा है, तो ये बताएगा, ये कंपोनेंट ए बताएगा। सेम ऐसे ही होता था जैसे एक मेरे पास वो हैंडल बैग है, उस पर अगर मैं इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा हूं, लेकिन इसकी वजह से क्या होता था, ये जो हैंडल बैग होता था ये इस डायरेक्शन में मूव करता था। अब ये इसका इफेक्ट, ये जो मैं फोर्स लगा रहा हूं इसका इफेक्ट इस पार्टिकुलर डायरेक्शन में कितना है, इस पार्टिकुलर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितना है, जिसकी वजह से इनफैक्ट बैग मूव करे, तो वो उसका ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बताएगा। मतलब सिंपली मैं कह सकता हूं कंपोनेंट वेक्टर ए वेक्टर आर का कंपोनेंट है। और ये जो वेक्टर ए है ना, ये बताता है कि वेक्टर आर इस पार्टिकुलर डायरेक्शन में कितना इफेक्टिव है। कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर क्या आता है? इफेक्टिव वैल्यू ऑफ वेक्टर इन अ पार्टिकुलर डायरेक्शन। इस पार्टिकुलर डायरेक्शन में वेक्टर आर कितना इफेक्टिव है वो इसका ये वाला कंपोनेंट बताएगा, और वेक्टर आर इस पार्टिकुलर डायरेक्शन में कितना इफेक्टिव है वो इसका बी वाला कंपोनेंट बताएगा। तो कंपोनेंट क्या आता है? इफेक्टिव वैल्यू ऑफ अ वेक्टर इन अ पार्टिकुलर डायरेक्शन। किसी भी पार्टिकुलर डायरेक्शन में जो वेक्टर की इफेक्टिव वैल्यू से बोला जाएगा कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। अब ये जो कंपोनेंट्स है ना, अब वेक्टर के इनफाइनाइट कंपोनेंट्स हो सकते हैं। ये मेरे पास वेक्टर, मैं इसे वेक्टर आर कहता हूं, ये मेरे पास एक वेक्टर आर है, इसके कितने कंपोनेंट्स हो सकते हैं? इन दो वेक्टर्स को मैंने मिलाया तो ये मेरे पास वेक्टर आर बन गया। मतलब ये दोनों इसके क्या है? कंपोनेंट्स। इसके अलावा इन दो वेक्टर्स को मैंने मिलाया तो ये मेरे पास अगेन वेक्टर आर बन गया। इन दोनों को मिलाने से ये वेक्टर आर ही बन रहा है ना हेड टू टेल रूल के लिए, तो मतलब ये भी इसकी कंपोनेंट्स है। इन दोनों को मिलाने से वेक्टर, तो इस तरीके से तुम लोग इनफाइनाइट वे के जरिए से दो वेक्टर्स को मिलाओ तो ये रिजल्टेंट वेक्टर बन जाएगा, दो या दो से ज्यादा। तो ये सारे क्या होंगे? इसके कंपोनेंट्स। तो एक वेक्टर के इनफाइनाइट कंपोनेंट्स हो सकते हैं, यहाँ पे लिख लो। तुम लोगों ने ऐड अप तो प्राइमरीली यहाँ पे करनी है। अब वेक्टर हैज एन इनफाइनाइट कंपोनेंट्स, तो वेक्टर के इनफाइनाइट कंपोनेंट्स हो सकते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की, रेक्टेंगुलर का मतलब जहां पे भी रेक्टेंगुलर आ जाए ना, रेक्टेंगुलर का मतलब होता है परपेंडिकुलर। अब ये मेरे पास है वेक्टर आर कह लेता हूं, या वेक्टर ए कह लेता हूं, ये मेरे पास है वेक्टर ए। अब मुझे इसके कंपोनेंट्स बनाने हैं।
तो इनफाइनाइट तरीके हैं कंपोनेंट्स बनाने के, जैसे मर्जी वेक्टर्स के कंपोनेंट बना लो, लेकिन मुझे बनाने हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, ऐसे कंपोनेंट्स जो कि एक दूसरे के ऊपर क्या हो, परपेंडिकुलर, एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर हो। तो मैं क्या करता हूँ, एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचता हूँ, एक वर्टिकल लाइन, इन दोनों वेक्टर्स को मिलाने से ही मेरे पास वेक्टर ए बन गया, मतलब ये दोनों इसके क्या है, कंपोनेंट्स हैं। लेकिन ये दोनों जो कंपोनेंट्स हैं ये कैसे हैं एक दूसरे के ऊपर, ये तो परपेंडिकुलर है, ये दोनों कंपोनेंट्स एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर है, तो इसका मतलब है ये जो दोनों कंपोनेंट्स होंगे ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर्स होंगे, ये वेक्टर्स के क्या है, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के। और जो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स है वो सिर्फ और सिर्फ दो ही होंगे, एक वेक्टर के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की जो पॉसिबिलिटी है वो दो ही है, इसके अलावा तो नहीं है। अब वेक्टर टू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, कंपोनेंट्स इन अ प्लेन, तो ये तुम लोगों ने अब ये यहां पे मेंशन करना चाहिए था, लेकिन इट्स ओके। एक ये पॉइंट, एक ये पॉइंट, तो एक वेक्टर के इनफाइनाइट कंपोनेंट्स हो सकते हैं, लेकिन प्लेन में एक वेक्टर के सिर्फ और सिर्फ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स वो सिर्फ और सिर्फ दो ही होंगे। वैसे ही अगर मैं जनरल बात करूं तो इनफाइनाइट कंपोनेंट्स हो सकते हैं। तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स क्या होंगे, कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर व्हिच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ऐसे कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर जो कि एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर हो, ऐसे कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर जो कि एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर हो, उन्हें मैं सिंपली बोलूंगा ये मेरे पास है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर। देखो एक वेक्टर को, इसे मैं रेस कर रहा हूं, चलो मैं यहां पे आ जाता हूं। एक वेक्टर को प्राइमरीली रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में रिप्रेजेंट किया जाता है, ग्राफ में रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये मेरे पास है वेक्टर ए, ये मेरे पास है वेक्टर ए, और अभी ये मैंने ऊपर सारा डिस्कस कर लिया रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, इसके मुझे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स बनाने हैं। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, एक मैं हॉरिजॉन्टल लाइन खींचूंगा और एक में वर्टिकल लाइन, ये दोनों एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर हैं, तो ये मेरे पास क्या होंगे, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर। अब ये वाला जो कंपोनेंट है, ये जो वेक्टर ए का ये वाला कंपोनेंट है, ये एक्स एक्सिस के अलोंग है, तो इसे मैं कहता हूं, इसे मैं ए ऑफ एक्स कह लेता हूं, क्योंकि ये एक्स एक्सिस के अलोंग है। और ये जो वर्टिकल कंपोनेंट है ये वाई एक्सिस के अलोंग है, तो इसे मैं ए ऑफ वाई कह लेता हूं। तो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कंपोनेंट्स को, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को मैंने ए ऑफ एक्स कह लिया और वर्टिकल कंपोनेंट को ए ऑफ वाई कह लिया। तो अब डेरिवेशन की तरफ आते हैं। अब जो एक्चुअल काम करना है, हमने फाइंड आउट करना है एक वेक्टर के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। तो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन की तरफ और डेरिवेशन की तरफ आते हैं। इन चीजों को नोट डाउन कर लो, और ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ओके। बाकी वो सारा का सारा रफ काम था, वो बस तुम लोगों ने रिमेंबर रखना है। अब इसकी डेरिवेशन की तरफ आते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर्स की। देखो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर, अब मेरे पास एक वेक्टर गिवन होगा, मेरे पास कोई भी वेक्टर गिवन है, लेट्स सपोज एक वेक्टर ये मुझे गिवन है, मुझे फाइंड आउट करना है उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, एक वेक्टर के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, मतलब एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एक वर्टिकल कंपोनेंट मुझे फाइंड आउट करना है। गिवन क्या है, यहाँ पे नाम क्या है, पहले मैं देख लूं ना। मुझे एक वेक्टर पता होगा, वेक्टर ए मुझे पता है, और वेक्टर में मैंने अभी बोला दो चीजें होती हैं, एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है, मतलब ये वेक्टर ए है उसका एक मैग्नीट्यूड ये मुझे पता है, और उसकी डायरेक्शन को ग्राफ में रिप्रेजेंट किया जाता है थीटा के साथ, इसकी डायरेक्शन भी पता है। एक वेक्टर मुझे पता होगा, उसकी डायरेक्शन भी पता होगी, मैग्नीट्यूड थीटा भी पता होगा, और ए भी मुझे पता होगा, ठीक है। मुझे फाइंड आउट करने हैं और इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। अननोन मेरे पास क्या है, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, एक उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है ए ऑफ एक्स, अच्छा ए ऑफ एक्स, और एक उसका होता है वर्टिकल कंपोनेंट ए ऑफ वाई। मुझे ये फाइंड आउट करना है। अब अगेन वेक्टर में दो चीजें होती है, मतलब मुझे ए ऑफ एक्स का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है, ए ऑफ एक्स का मैग्नीट्यूड। यहीं से मैं सिंपली, अगर मैं बोल्ड ना करूं या एरो एंड ना डालूं, तो ये सिंपली मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करेगा। इसे भी जो है वो मुझे पैरेलल लाइंस में लिखने की जरूरत नहीं है, सिंपली मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ठीक है। मुझे एक ए ऑफ एक्स का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है और एक इसकी डायरेक्शन। इसकी डायरेक्शन मुझे क्या पता नहीं है, ए ऑफ एक्स है, ये ए ऑफ एक्स क्या बता रहा है, इसका एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की डायरेक्शन किस तरफ होती है, एक्स एक्सिस की तरफ, मतलब डायरेक्शन मुझे पहले पता है, एक्स एक्सिस की तरफ, तो इसकी डायरेक्शन ये तो मुझे पहले पता है। मुझे फाइंड आउट करना है ये तो मुझे पहले पता है, मैग्नीट्यूड मुझे फाइंड आउट करना है, और एक मुझे फाइंड आउट करना है इसका वर्टिकल कंपोनेंट। देखो एक वेक्टर के दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स होते हैं, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ए ऑफ एक्स, और वेक्टर में दो चीजें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, मतलब मुझे इसका मैग्नीट्यूड डायरेक्शन मुझे पता थी, वो वाली टेंशन निकल गई। फिर मुझे इसका वर्टिकल कंपोनेंट फाइंड आउट करना है, वर्टिकल कंपोनेंट में भी दो चीजें, एक इसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है, ये मुझे फाइंड आउट करना है, और डायरेक्शन वर्टिकल है, वर्टिकल कंपोनेंट, तो डायरेक्शन मुझे इसकी पहले पता है कि इसकी डायरेक्शन वाई एक्सिस के अलोंग ही होगी, ये डायरेक्शन मुझे पता है।
तो इनफैक्ट मुझे फाइंड आउट क्या करना है, मुझे गिवन होगा एक वेक्टर, उसका मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन गिवन होगी, मुझे उस वेक्टर के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स और वर्टिकल कंपोनेंट और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट में सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है, एफ एक्स का मैग्नीट्यूड और ए वाई का मैग्नीट्यूड। तो ये मुझे नॉन है और अननोन में मुझे ये फाइंड आउट करना है, ये मैंने अभी तक देख लिया। तो मुझे एक क्लैरिटी तो होगी मेरे पास गिवन क्या और मुझे फाइंड आउट क्या करना है। तो डेरिवेशन की तरफ आते हैं। डेरिवेशन में क्या है, कंसीडर ए वेक्टर ए फॉर्म्स एन एंगल थीटा विद हॉरिजॉन्टल। मैं कहता हूं कि एक वेक्टर ए जो वेक्टर है ग्राफ में से रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में रिप्रेजेंट किया जाता है, इसी वजह से मैंने रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम सबसे पहले पढ़ा दी, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, एब्सिसा, ऑर्डिनेट, ओरिजिन, ये सारी चीजें। एक वेक्टर को मैंने रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में रिप्रेजेंट कर लिया। कंसीडर ए वेक्टर ए, एक वेक्टर ए है और वो एंगल फॉर्म कर रहा है थीटा, हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल फॉर्म कर रहा है, थीटा एंगल फॉर्म कर रहा है, ठीक है। लेट इट हैज टू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। अब इस वेक्टर को मैं इसके कंपोनेंट्स में क्या करता हूँ, स्प्लिट करता हूँ। एक इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा जो एक्स एक्सिस के अलोंग है, उसे मैं एफ एक्स कह लेता हूँ। एक इसका वर्टिकल कंपोनेंट और ये वाई एक्सिस के अलोंग है, इसे मैं ए वाई कह लेता हूँ। तो मैंने इसके दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में स्प्लिट कर दी, एफ एक्स और ए वाई। अब देखो जो वेक्टर है ना, इसे ना मैं पैरेलली मूव कर सकता हूँ, एक वेक्टर को मैं पैरेलली मूव कर सकता हूँ। तो इस वेक्टर ए वाई को मैंने यहां से उठा के यहाँ पे शो करा दिया, वाई एक्सिस के ऊपर मैंने सिंपली यहाँ पे शो करा दिया। तो इसका जो ये जो कंपोनेंट है इसे मैंने ए वाई को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता पैरेलली मूव कराने से, ठीक है। देन अगर ये एफ एक्स ए वाई इस वेक्टर ए के कंपोनेंट्स है, देन बाय हेड टू टेल रूल। तो हेड टू टेल रूल क्या कहते हैं, ये जो वेक्टर ए ये कैसे बना रहा है, वेक्टर एफ एक्स और ए वाई को मिलाओ तो ये मेरे पास वेक्टर ए बन रहा है। देन बाय हेड टू टेल रूल वेक्टर ए मेरे पास बराबर होगा वेक्टर एफ एक्स प्लस वेक्टर ए ऑफ वाई, ठीक है। तो इन दोनों को मिलाऊंगा, ये मेरे पास क्या बन जाएगा, वेक्टर ए। मुझे रिमेंबर मुझे फाइंड आउट करना है एफ एक्स का मैग्नीट्यूड, वेक्टर एफ एक्स का मैग्नीट्यूड और वेक्टर ए वाई का मैग्नीट्यूड, ये मुझे फाइंड आउट करना है। नॉन मेरे पास होंगे ए और थीटा, ये मुझे पता होगा। तो देखो ये मेरे पास क्या बन रही है, एक राइट एंगल ट्राइंगल नहीं बन रही है फिगर मेरे पास, देखो ये मेरे पास बन रही है एक राइट एंगल ट्राइंगल। तो अगर मैं सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड में रिप्रेजेंट करूं, डायरेक्शन वगैरह को मैं निकाल देता हूं, फिर मैं ग्राफ पे भी रिप्रेजेंट नहीं करूंगा, तो इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड अगर मैं मैग्नीट्यूड की सिर्फ बात करूं तो ये मेरे पास बन रही है एक राइट एंगल ट्राइंगल, जिसकी एक साइड है ए और ये वाली साइड है ए एफ एक्स, ये वाली साइड है ए एफ वाई और ये एंगल फॉर्म कर रहा है थीटा यहाँ पे। तो ये राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है, राइट एंगल ट्राइंगल, ये थीटा एंगल ए एफ एक्स ए वाई ए, और यहाँ पे क्योंकि ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स है तो यहाँ पे एंगल कितना बनेगा, 90 डिग्री। यहाँ पे एंगल बन रहा है 90 डिग्री। अब एक बात रिमेंबर रखनी है कि जो थीटा के सामने वाली जो साइड होती है ना, वो होती है परपेंडिकुलर हमेशा, और ये परपेंडिकुलर या 90 एंगल की जो सामने वाली जो साइड होती है वो होती है हाइपोटेनस। तो जो तीसरी साइड बचती है वो मेरे पास सिंपली क्या होती है, बेस होती है, ठीक है। अब ये मेरे पास हाइपोटेनस परपेंडिकुलर बेस मैंने जो से यहाँ पे पॉइंट आउट कर लिया। और मेरे पास कुछ होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होती है, कोस थीटा मेरे पास बराबर होता है और राइट एंगल ट्रायंगल कोस थीटा मेरे पास बराबर होता है कर्ली ब्राउन हेयर बेस अपॉन हाइपोटेनस साइन थीटा बराबर होता है सम पीपल हैव, और टेंजेंट थीटा मेरे पास बराबर होता है सिंपली टूथपेस्ट ब्रश। ऐसे ऐसे रिमेंबर रख सकते हो, कर्ली ब्राउन हेयर सम पीपल हैव टूथपेस्ट ब्रश, मतलब जैसे मर्जी तुम लोग रिमेंबर रख लो, ये एक बार से ट्रिक है, ठीक है। अब मुझे फाइंड आउट करनी है एफ एक्स फाइंड आउट करना है, ये वाली साइड कितनी है, और ए वाई मुझे फाइंड आउट करना है। पहले मैं फाइंड आउट करता हूँ एफ एक्स। मुझे पता है वेक्टर ए पता है, वेक्टर थीटा पता है, मतलब एक हाइपोटेनस पता है, बेस पता है, और ये थीटा एंगल भी पता है। तो सॉरी हाइपोटेनस पता है और ये एंगल थीटा पता है, और मुझे ये बेस फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे मैं कौन सी रेशियो फाइंड आउट कौन सी रेशियो लगाऊंगा कि जिसमें मेरे पास हाइपोटेनस गिवन है, हाइपोटेनस मुझे गिवन है, वेक्टर ए मुझे पता है उसका मैग्नीट्यूड, और मुझे बेस फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे ये कोस थीटा वाली रेशियो अप्लाई होगी, ये मुझे पता है, तो ये बेस मेरे पास यहाँ से फाइंड आउट हो जाएगी। इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं बचती ना। तीसरी वाली इस वजह से नहीं लगा सकता कि ये परपेंडिकुलर, ये भी तो अननोन है, तो कोस थीटा वाली रेशियो से मैं यहाँ से फाइंड आउट करूंगा। और ए एफ एक्स फाइंड आउट करने के लिए मैं कोस थीटा वाली रेशियो इस्तेमाल करूंगा। कोस थीटा मेरे पास बराबर होगा बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस में मेरे पास ए एफ एक्स और हाइपोटेनस में वेक्टर ए को इधर लाके मल्टीप्लाई कर दो तो ए एफ एक्स विल बी इक्वल टू ए कोस ऑफ थीटा। सिंपल। ए वाई फाइंड आउट करने हैं, मतलब मुझे परपेंडिकुलर फाइंड आउट करने हैं। ये हाइपोटेनस वेक्टर ए थीटा मुझे पता है, मतलब हाइपोटेनस और थीटा मुझे पता है, तो यहाँ पे रेशियो इस्तेमाल होगी साइन ऑफ थीटा की। ये परपेंडिकुलर मेरे पास यहाँ से आ जाएगा हाइपोटेनस, और ये मुझे पता है, और ए वाई साइन थीटा विल बी इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर में ए वाई, हाइपोटेनस में ए इधर आगे मल्टीप्लाई, तो ए वाई विल बी इक्वल टू ए साइन ऑफ थीटा। तो अब हमने जो अपनी रिक्वायरमेंट थी
एफ एक्स और एफ वाई का जो मैग्नीट्यूड मुझे फाइंड आउट करना था वो मैंने इनफैक्ट क्या कर लिया, फाइंड आउट कर लिया। तो मैंने एक वेक्टर के रिक्टेंगुलर कंपोनेंट्स को यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे सिंपली फाइंड आउट कर लिया। तो बच्चों ये था आज का लेक्चर। हमने स्टार्ट कहाँ से किया, हमने स्टार्ट किया रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स वेक्टर थे, हमने रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम से स्टार्ट किया, हेड टू टेल रूल को समझा, फिर उसके बाद कंपोनेंट पे आए कि कंपोनेंट क्या होता है, फिर उसके बाद रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स पे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स क्या होते हैं, फिर उसके बाद अपनी डेरिवेशन पर आए और यहाँ पे नॉन अननोन को भी हमने देख लिया, डेरिवेशन पर आए। तो ये तुम लोगों ने अगर आ जाए तो एज इट इज इसे डेरिवेशन में एज इट इज लिख देना। तो बच्चों ये था आज का लेक्चर। उम्मीद है तुम लोगों को ये लेक्चर पसंद आया होगा। इजाजत दो, अल्लाह हाफिज।